अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर 2011 के शुरू में आपने मारी पेट्रोलियम के 10,000 शेयर्स ख़रीदे होते तो उस वक्त की प्राइस के हिसाब से आपको 7,10,000 रुपये के पड़ते। और 10 साल अगर आपने इनको संभाल के रखा होता तो डिविडेंड की मद में जो मुनाफा मिलता है उसको मिलाकर और जो इसका शेयर प्राइस इंक्रीज़ हुआ है उसका मुनाफा मिलाकर 10 साल के अरसे में आपको 1,39,00,000 रुपये से भी ज़्यादा का मुनाफा मिल जाता। ये 2000% या 20 गुना है। इसको मैं मिसाल देके समझाता हूँ कि अगर हम इस चावल के दाने को 10,000 शेयर के बराबर मान लें, यानी 7,10,000 के बराबर, ये आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी। तो अगले साल ये 3 गुना हो जाती, इसके बाद वाले साल में फिर ये 3 गुना हो जाती, और इसी तनासब से औसतन हर साल ये 3 गुना के करीब आसपास बढ़ती जाती। और 10 साल बाद अगर आप इसको सारे को कंपाइल करते प्रॉफिट को, तो ये समझ लें ये इतना ज़्यादा मुनाफा बनता। यानी ये जो एक चावल का दाना था ये आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी, और जो इसके ऊपर आपको मुनाफा मिला है वो ये टोटल जो चावलों का ढेर लगा हुआ है ये आपका मुनाफा है। और इस चावल को भी मिला लूँ तो अब ये टोटल मालियत है आपकी इन्वेस्टमेंट की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये पेड वीडियो नहीं है और मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मारी पेट्रोलियम में या और उन शेयर्स में जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ आज की वीडियो में, या जो मैंने पिछली डिविडेंड वाली वीडियो में जिनका जिक्र किया था जो इस वीडियो का पार्ट 1 था। इसके अलावा ये फ़ाइनेंशियल एडवाइस नहीं, क्योंकि मैं लाइसेंस एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की फ़ाइनेंशियल अवेयरनेस हो जाए, लोगों को थोड़ी सी आगाही मिल जाए और उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उनकी हेल्प हो जाए। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करने से पहले अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली उसको वेरीफाई कर लें, उसकी तस्दीक कर लें, डबल चेक कर लें। और इस वीडियो के लिए जो डेटा मैंने एनालाइज़ किया है उसके लिए मेरे जो पार्टनर्स थे, इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ कराची बेस्ड रिसर्च ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने मुझे डेटा प्रोवाइड किया था। ये इसमें कुछ कैवियट्स, कुछ असम्पशंस मैं आपको बता दूं कि 550 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं लिस्टेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन ये जो डेटा मैंने एनालाइज़ किया ये 211 कंपनीज़ हैं जिन्होंने कम अज़ कम अपने प्रॉफिट का 10% जो है वो डिविडेंड में दिया। तो ये हमने लिस्ट शॉर्ट कर दी ताकि ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी ऊपर आ जाए। इसीलिए, और इसका फोकस सिर्फ डिविडेंड के ऊपर है, तो इसमें ऑब्वियसली जिन स्टॉक ने शेयर प्राइस की सूरत में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है, मसलन TRG टाइप या सिस्टम्स लिमिटेड, वो इसमें नहीं शामिल होंगे। जो मैं पे आउट ले रहा हूँ वो डिविडेंड का अमाउंट है, मैं बोनस शेयर्स काउंट नहीं कर रहा। ऑब्वियसली उसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। दूसरा एक और असम्पशन ये है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, क्योंकि डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए मैं उसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो 10 साल में मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ शेयर्स चेंज नहीं हुए कंपनीज़ के। तो ये दो असम्पशंस हैं। ऑब्वियसली एक्चुअल कैलकुलेशन जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, और हर बंदे का अपना हिसाब होता है, कौन कितने शेयर लेके बैठा मुझे नहीं पता। समझने के लिए ये असम्पशन ज़रूरी थी। एक और चीज़ कि जो मुद्दत मैंने इसके अंदर ली है वो 2011 से लेकर 2020 के लिए, ये वाली दहाई। 2021 के डिविडेंड या शेयर प्राइस इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो थोड़ा एक साल पुराना डेटा है। 2021 का भी पूरा डेटा आया भी नहीं है सबका। जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनीज थी स्टॉक मार्केट में या सेक्टर्स थे, उनके ऊपर मैंने पिछले दिनों में वीडियो की थी जो समझ लें पार्ट 1 था। उसमें बैंकिंग सेक्टर टॉप डिविडेंड पेइंग सेक्टर था, और उसमें जो टॉप स्टॉक था वो मीज़ान बैंक था जिसने हर साल इन्वेस्टमेंट डबल की, 10 साल में तकरीबन 13 गुना मुनाफा दिया। सो जिन्होंने वो नहीं देखी वो जाकर देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ये मैंने सेक्टर्स कैसे सेलेक्ट किए। तो आज हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात कर रहे हैं, और ये एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, क्योंकि दो तरह के इसमें कंपनीज़ है। एक तो अपस्ट्रीम बिजनेस होता है होलसेल लेवल पे, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। वो कंपनियां जो ज़मीन से तेल और गैस निकालती हैं कुएँ खोद के और फिर बिज़नेस कस्टमर्स को बेचती हैं, जिसमें रिफाइनरीज़ हैं, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, पावर प्लांट्स हैं, तो ये उनको बेचती हैं। ये होलसेल लेवल पर होता है। जो डाउन स्ट्रीम बिज़नेस होता है उनको ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के सेक्टर में डाला जाता है, जिसमें सुई साधन गैस हो गई जो गैस देती है कराची और सिंध वगैरह में। अटक पेट्रोलियम हो गया, PSO वगैरह जो पेट्रोल बेचते हैं पंप्स पे, वो डाउन स्ट्रीम बिजनेस है रिटेल लेवल का, उसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज हम ENP पे बात कर रहे हैं, होलसेल लेवल पे, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। तो ये जो सेक्टर है इसने 580 अरब रुपए से भी ज़्यादा का डिविडेंड दिया। ये 36% ज़्यादा है उस रकम से जो पूरे पाकिस्तान से हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की सूरत में इकट्ठा करती है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी रकम है। डिविडेंड के अमाउंट के लिहाज से ऑयल एंड गैस सेक्टर, अगेन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज, ये दूसरे नंबर पर आती हैं जो दूसरा बड़ा मुनाफा इस सेक्टर ने दिया। लेकिन अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें कि अपने मुनाफे का कितना फ़ीसद शेयर होल्डर्स को दिया डिविडेंड में, उस लिहाज से ये 20वें नंबर पर है। ये सेक्टर साइज़ के लिहाज से जितना बड़ा है, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ के लिहाज से उतना ही छोटा है। इसमें सिर्फ 4 कंपनीज़ हैं। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL के नाम से, मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL, और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। और जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टॉप 7 डिविडेंड पेइंग कंपनी, यानी सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली 7 कंपनीज़ में से 3 इस सेक्टर की कंपनीज़ हैं।
ओजीडीसी ने 331 अरब रुपए का मुनाफा दिया। ये जो सेक्टर का टोटल मुनाफा है उसका आधे से भी ज़्यादा है, और स्टॉक मार्केट पे किसी भी कंपनी की जानिब से डिविडेंड की सूरत में दिया गया सबसे बड़ा मुनाफा है। इससे ज़्यादा मुनाफा किसी कंपनी ने दिया। लेकिन फिर भी ये सेक्टर की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक नहीं थी। उसकी वजह यह है कि इसके जो शेयर्स हैं वो भी इतने ही ज़्यादा हैं, 4 अरब शेयर्स हैं। तो जो 331 अरब का अमाउंट तो बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा मुनाफा डिविडेंड का। तो जो पर शेयर प्रॉफिट है वो थोड़ा छोटा आता है। और ओजीडीसी के केस में 10 साल पे औसतन 77 रुपये पर शेयर का आपको मुनाफा मिला। दूसरी जानिब इसकी जो स्टॉक प्राइस थी उसने बहुत बुरा परफॉर्म किया। यानी जो हमारा स्टार्टिंग पीरियड है डेटा का, जनवरी 2011, उसमें 171 रुपये का ये शेयर चल रहा था। और उसके बाद ये समझ लें कि ये गिर कर 10 साल के पीरियड पे अख्ताम पर, यानी दिसंबर 2020 में ये 92 रुपये पर आ गया। तो ये हर शेयर के ऊपर आपको 79 रुपीज़, तकरीबन 80 रुपये का लॉस हुआ। तो आपने 17 लाख जो है इसमें इन्वेस्ट किए होते, जिस पर आपको 7,70,000 का डिविडेंड तो मिल गया। बट दूसरी तरफ आपने जब उनको इस प्राइस पे यानी 92 रुपये पे बेचा, 9,20,000 रुपये मिले। यानी कि नेट बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपको 20,000 रुपये का नुकसान है। और अभी मैं इन्फ्लेशन की तो बात ही नहीं कर रहा कि 10 साल में कितनी इन्फ्लेशन हुई होगी। अब बात करते हैं पीपीएल की, जो कि इस सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा मुनाफा देने वाली कंपनी है और ओवरऑल स्टॉक मार्केट में पाँचवां सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है। इसने 135 अरब का मुनाफा दिया, लेकिन अगेन इसके भी जो शेयर्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2.5 अरब से भी ज़्यादा है। तो जब उसको आप डिवाइड करते हैं डिविडेंड के अमाउंट को, तो वो 50 रुपये पर शेयर आ रहा है 10 साल का औसतन। अगेन ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बनता 10 साल के अरसे के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ इसके जो शेयर्स हैं वो भी गिरे हैं। यानी 92 रुपये का था हमारे जो पीरियड है उसके शुरू में 2011 में, और 2020 के एंड में ये 81 रुपये पर आ गया। यानी हर शेयर पे 11 रुपये का नुकसान अलग हुआ। तो आपने अगर 92 के हिसाब से 92,000 रुपये के 10,000 शेयर ख़रीदे होते तो अगेन डिविडेंड में आपने 5 लाख तो कमा लिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने शेयर प्राइस जो उसका गिरा है, और ये वो लॉस होता है, ये उस वक्त रियलाइज़ होता है जब आप बेचते हैं। ओजीडीसीएल के केस में भी अगर आपने बेचे नहीं है तो वो लॉस नहीं हुआ, वो सिर्फ पेपर के ऊपर है। इस केस में भी वो लॉस तब होगा जब आप बेचेंगे। तो अगर आप बेचते हैं, ज़रूरत है पैसों की अर्जेंट, तो फिर आपको ये लॉस हो, वरना नहीं होगा। लेकिन हम टोटल रिटर्न कैलकुलेट करें तो हम उसको लॉस ही काउंट करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको तकरीबन ओवरऑल बेसिस पे ये 11 रुपये पर शेयर का लॉस एडजस्ट करने के बाद डिविडेंड को मिला लें तो तकरीबन आपको 3,90,000 रुपये का मुनाफा हो गया, जो कि 42% रिटर्न बनता है 10 साल में। 10 साल में 42% रिटर्न, इसको यूँ समझ सकते हैं कि 10 साल में इन्फ्लेशन भी इससे ज़्यादा ही होती है। तो रियल टर्म में तो यहाँ भी आप लॉस में ही है, ये भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आपने अभी घबराना नहीं है, क्योंकि अभी हम आगे बात करने वाले पॉल की, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड की। इसने ये तीसरा बड़ा मुनाफा देने वाली कंपनी थी, और ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे 7वां बड़ा मुनाफा देने वाली कंपनी है डिविडेंड की सूरत में। 109 अरब रुपए का मुनाफा दिया, और क्योंकि इसके जो शेयर्स की तादाद है वो काफ़ी कम है, आप ये समझ लें कि मिलियंस में है, बिलियंस में नहीं है। तो इसका जो पर शेयर मुनाफा बनता है डिविडेंड पे, वो बनता है 385 रुपये। और इसका स्टॉक भी ऊपर गया है। पीरियड के शुरू में 265 था, और जो हमारा पीरियड का अख्ताम है 10 साल का, उसमें 385, तकरीबन 395 सॉरी, तकरीबन 400 तक चला गया। तो यहाँ पर शेयर प्राइस में भी गेन हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें तो डिविडेंड में आपने भी पैसे कमाए और शेयर प्राइस में भी कमाए। तो जो यहाँ पर आपको टोटल मुनाफा बना वो तकरीबन 25 लाख रुपए का बना। 26.5 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की थी, जिस पे 25 लाख का आपने मुनाफा कमाया। टोटल 51,50,000 हो गए। लेकिन आपका जो प्रॉफिट है, रिटर्न है, वो बस समझ लें कि 94% है। यानी आपकी 10 साल में इन्वेस्टमेंट डबल हो गई तकरीबन। अच्छा, अगर डिविडेंड के लिहाज से देखा जाए 385 पर शेयर, तो ये ऑयल एंड गैस सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक था। इवन किसी बैंक ने भी इतना डिविडेंड नहीं दिया, जो हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल्स डिस्कस की थी टॉप सेक्टर की। तो ये अभी तक की हमारी सबसे बड़ी डिविडेंड पर शेयर वाली कंपनी है। लेकिन शेयर प्राइस परफॉर्मेंस के लिहाज से ये सबसे अच्छी कंपनी नहीं थी इस सेक्टर की, और ओवरऑल भी सबसे अच्छी नहीं थी। यहाँ पर हम बात करते हैं मारी पेट्रोलियम की। मारी पेट्रोलियम ने सबसे कम मुनाफा दिया इस सेक्टर के अंदर, 5 अरब का। और आप ये समझ लें जो टॉप 25 कंपनीज थी डिविडेंड के लिहाज से पूरी स्टॉक मार्केट में, उसके अंदर भी ये शामिल नहीं है। जो बाकी 3 थी वो तो टॉप 7 में, ये तो टॉप 25 में भी नहीं है। और इसकी एक वजह बड़ी ये भी है कि जो इसका डिविडेंड है 5 अरब का, बावजूद इसके कि इसके जो शेयर्स की तादाद है वो भी कम है। इसके तकरीबन 1.5 करोड़ के अंदर शेयर है। उसके बावजूद ये जो डिविडेंड पर शेयर बनता है, यानी हर शेयर पे मुनाफा डिविडेंड का, वो 39 रुपये बनता है 10 सालों का। लेकिन इसकी जो स्टॉक प्राइस थी, वो हमारा जो पीरियड था उसके शुरुआत में 71 रुपये की थी, और
10 साल के एंड में यानी जब पीरियड का अख्ताम है 2020 दिसंबर, 1500 रुपये तक चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर मैं छोटा सा 39 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर भी ले लूँ, तो साथ में जब मैं शेयर प्राइस गेन मिलाता हूँ, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 20 गुना यानी 2000% का रिटर्न बनता है। यानी अगर ये समझ लें कि जो 71 रुपये के हिसाब से 7,10,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो आपकी 1 करोड़ और 39 लाख रुपए का उस पर आपको मुनाफा मिल गया, जो मैंने आपको शुरू में चावल के दाने से समझाया था। सो ये बड़ी बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि अगर पिछले 10 सालों में ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, ईएनपी सेक्टर के अंदर, अपस्ट्रीम बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट की होती, तो जो सबसे बड़े मुनाफा देने वाली दो कंपनीज थी वो ओवरऑल बेसिस पे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, और जो सबसे कम मुनाफा देने वाली कंपनी थी, सबसे कम डिविडेंड देने वाली कंपनी थी, शेयर प्राइस गेन की सूरत में ओवरऑल रिटर्न उसने सबसे ज़्यादा दिया। तो इस सेक्टर का बेस्ट परफॉर्मर मारी था, ओवरऑल डिविडेंड के लिहाज से पॉल था। तो अगेन यहाँ पे वही असम्पशंस हैं कि मैंने बोनस शेयर्स काउंट नहीं किए और नंबर ऑफ़ शेयर्स को कांस्टेंट रखा। और अगर यहाँ हम इसका मवाजना करें, जो हमारी पिछली वीडियो थी, यानी बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो कि बैंकिंग सेक्टर है, उसका बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक जो कि मीज़ान बैंक का था, तो ये उससे भी बेहतर है। मीज़ान बैंक ने तकरीबन 13.5 गुना मुनाफा दिया 10 साल में, और मारी पेट्रोलियम ने आप समझ लें कि 19.5-20 गुना के करीब करीब मुनाफा दिया। लेकिन ये तो बात होगी पिछले 10 साल की। आने वाले 10 सालों में क्या होगा? क्या यही तरतीब रहेगी कि मारी सबसे अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका है, इनफैक्ट 1800 पे पहुंच चुका है उसका शेयर, क्योंकि हम तो 2020 के प्राइस ले रहे थे, अब तो 1800 के करीब आ गया है, 1500 से भी ऊपर चला गया। और क्या ये इतना महंगा स्टॉक लेना आपको चाहिए ये सोच कर के ये आगे अच्छा मज़ीद ग्रो करेगा? नहीं। तो क्या ये डिविडेंड अच्छा देगा? दूसरी सूरत में क्या ओजीडीसी जो इतना अच्छा डिविडेंड देती है, क्या उसकी शेयर प्राइस ग्रो करेगी? क्या पीपीएल की शेयर प्राइस ग्रो करेगी? तो इसके लिए हमें सेक्टर का आउटलुक देखना पड़ेगा, उसकी डायनामिक्स समझनी पड़ेगी, फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स की पोजीशन देखनी पड़ेगी। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इस चीज़ को मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा, जिसको कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ, विद इन अ वीक आपके साथ शेयर कर लूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स के अंदर, क्योंकि मेरे यहाँ पर पार्ट टाइम काम भी चल रहा है, मेरे असाइनमेंट्स भी ड्यू हैं, एक एग्ज़ाम भी आ रहा है मेरा कल की तारीख में, तो मैं बहुत इस वक्त टाइम पे टाइट चल रहा हूँ। इनफैक्ट इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेरे पास अमाउंट पड़ा हुआ है, जो मैंने आपको रिसर्च बताई है अभी, जो मेरे पास अमाउंट है इन्फॉर्मेशन का, उसका 10% भी नहीं बताया, तो इसलिए मुझे लगता है उसको मैं पार्ट 2 पे छोड़ देता हूँ। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।